वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। आर्द्रा, मोहन राकेश। बच्चन को थोड़ी ऊँघ आ गई थी, पर खटका सुनकर वह चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाजा खोल रही थी। चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके थे। बच्चन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसने दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वह यहाँ परदेश में पड़ी थी, जहाँ न कोई उसकी जबान समझता था, न वह किसी की जबान समझती थी। एक इरावती ही थी जिससे वह टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में जमीन आसमान का फर्क था। जब इरावती भी उसका सीधे सादे शब्दों में कही साधारण सी बात को न समझ पाती, तो वह बुरी तरह अपनी विवशता के खेद से दब जाती। और इस लड़के को रत्ती चिंता नहीं थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इसका इंतजार करती है। मन में आया तो घर आ गए, नहीं तो जहां हुआ पड़ रहे। एक मादा सुआ अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूत के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने हूफ हूफ करते हुए 2-3 बार नाली को सूंघा और फिर पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराते रहे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास के सभी घरों ने सुअर पाल रखे थे। उस बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सुअर पालना और नाजायज शराब निकालना। ये दोनों चीजें उनके रोज के खान पान में शामिल थी। बस्ती सांता क्रूज हवाई अड्डे से कुल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जेकब गली में ही भट्ठी लगाता था। वह गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ था और अक्सर पीकर गाता हुआ गली में चक्कर लगाया करता था। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स हियर टू स्प्रेड एंड हेवनवर्ड। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त भी वह रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लखड़ाता हुआ आ रहा था। उसके लफ्ज बच्चन की समझ से बाहर थे, मगर उसकी आवाज़ उसके दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। Oh that I had wings of angels, here to spread and heavenward. I would seek the gates of Zion, far beyond the hui ho. Oh that I had wings of angels. उद्धरण चिन्ह। उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था, अपने ढीले ढाले काले सूट में वह और भी भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाए लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज सुनकर बच्चन का दिल धड़कने लगता और वह अपना दरवाजा बंद कर लेती। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वह उस बस्ती से मकान बदल ले, मगर वह हर बार यह कहकर टाल देता था कि बंबई की और किसी बस्ती में 20 रुपये महीने में मकान नहीं मिल सकता। बच्चन डर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज्यादा ऊंची नहीं करती थी। अंधेरा बहुत बोझिल महसूस होता था, मगर वह मन मारे बैठी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो गई थी। बच्चन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे फर्ज पूरा करने के लिए उसे जला दिया और एक अज्ञात देवता के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखे वहीं बैठी रही। सामने मोड़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वह अक्षरों की बनावट से परिचित थी, पर 1000 आंखें गड़ाकर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहां कोई नहीं था। हालांकि बिन्नी से चिट्ठी पढ़वाकर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वह लाली की चिट्ठी इस तरह पका सुनाता था जैसे वह उसके बड़े भाई की चिट्ठी न होकर गली के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में ही वह पहली सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी गुनगुन करके बांच देता था और फिर उसे कोने में फेंककर इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उससे चिट्ठी सुनकर वह कुट जाती थी, पर बिन्नी उसे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तब उससे बच्चों की तरह लाड करने लगत था। कभी उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाता और कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसे क्षणों में उसका दिल पिघल जाता और वह उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है न? बिन्नी कहता। हाँ, वह हटकने के स्वर में कहती, तू कपूत है, तू तो मेरा चना है, और वह उसका माथा चूम लेती। लेकिन अक्सर वह बहुत तंग पड़ जाती थी। बहुत सी रातें ऐसी गुजरती थीं जब वह घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी और वह सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। जरा आंख झपक जाती तो उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते। इसलिए कई बार कोशिश करके आंखें खुली रखती थी। और बिन्नी आता तो अपने में ही उलझा हुआ और व्यस्त सा।
वह समझ नहीं पाती थी कि उस लड़के को किस चीज की व्यस्तता रहती है। जहां तक कमाने का सवाल था, वह महीने में मुश्किल से 60-70 रुपये घर लाता था। कभी 10 रुपये ज्यादा ले आता तो साथ अपनी माँ के सामने रख देता, इस बार माँ 2 कमीजें सिल जाएं और एक बयासा जूता ले लिया जाए। उसकी बातों से बच्चन के होंठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपये में ही उसे दुनिया भर का सामान चाहिए, और जब वह 60 से भी कम रुपये लाता तो महीने भर की बड़ी आसान सी योजना उसके सामने पेश कर देता, दूध सब्जी का नागा, दाल प्याज खुश्क फुल्के और बस। उद्धरण, वह जानती थी कि ये रुपये भी वह ट्यूशन व्यूशन करके ले आता है, वरना सही माने में वह बेकार ही है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे जरूर थे और उनका बखान करते वक्त वह छोटा मोटा भाषण दे डालता था, मगर उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की जरूरत थी, वह दुनिया अभी बनी नहीं थी। वह जोश से उंगलियां नचा नचा कर कहता, माँ, जब वह दुनिया बन जाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। उद्धरण चिन्ह, चुपकर खसम खाना। वह प्रशंसा की नजर से उसे देखती हुई कहती, बड़ा लायक एक तू ही है। उद्धरण चिन्ह, माँ, मेरी लियाकत मेरे पेट में बंद है। वह हंसता, जिस तरह हिरन के पेट में कस्तूरी बंद होती है न उसी तरह। जिस दिन वह खुलकर सामने आएगी उस दिन तू अचंभे से देखती रह जाएगी। उद्धरण चिन्ह, उसे बिन्नी की बातें सुनकर गर्व होता था, मगर जब वह लड़का बहुत गुमसुम और बंद बंद सा हो रहता तो उसे उलझन होने लगती थी। बिन्नी के साथ उसके अजीब अजीब दोस्त घर आया करत थे। उन लोगों का शायद कोई ठौर ठिकाना था ही नहीं, क्योंकि वे आते तो 2-2 दिन वहीं पड़े रहते थे और खाने पीने में किसी तरह का शर्म लिहाज नहीं बरतते थे। तवे से उतरती रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे मन में बहुत खुशी का अनुभव होता, मगर अक्सर उसकी दाल की पतीली खाली हो जाती, और यह देखकर कि उन लोगों की भूख अभी बनी है, उसे घर की गरीबी अपना अपराध प्रतीत होती। ऐसे समय उसकी आंखों में नमी भर जाती और वह ध्यान बंटाने के लिए दूसरे काम करने लगती। वे लोग रू डॉलर की नमकीन रोटियों की फरमाइश करते तो वह चुपचाप उन्हें बना देती, मगर उन्हें खिलाने का उसका सारा उत्साह तब तक समाप्त हो चुका होता, और उन लोगों के बहस मुबाहिसे कभी समाप्त नहीं होते थे। वे सब जोर जोर से बोलते थे और इस तरह आपस में उलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर ही धरती और ईश्वर का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते थे कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच लेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच से एक कहकहा फूट पड़ता और वे उठ उठकर एक दूसरे से बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था, अब उसे इस तरह हुड़दंग करते देखकर उसे है रानी होती थी। कई कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था, उसके बाद फिर खामोशी छा जाती जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घुटने वाली महसूस होती। जब बिन्नी 2-2 दिन घर न आता तो उस खामोशी के ओर छोर गुम हो जाते और वह अपने को सदा से एक गहरे शून्य में घिरी हुई महसूस करती। अंधेरा गहरा होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने फिर दरवाजा खोल लिया। मादा सुअर और उसके बच्चे अब सामने घर के अहाते मां डेरा जमाए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हूफ हूफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियां बुरी तरह हिल रही थी। आसमान का जो छोर दिखाई देता था वहां रह रहकर बिजली चमक जात थी। 2 महीने से प्रायः रोज वर्षा हो रही थी। घर से कुएं तक गली में कीचड़ ही कीचड़ रहता था। इस कीचड़ के लिए बच्चन को लड़के लड़कियों की उन टोलियों से शिकत थी जो वर्षा शुरू होने से पहले आधी आधी रात तक गली में घूमती हुई ऊंचे स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना किया करती थी। अब जैसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गली में चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाजा खोल दिया और बिन्नी मुस्कुराता हुआ उधर से अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है भाभी, माफ करना, कहता हुआ वह अपने कमरे में आ गया। इरावती ने उस पर एक शिकायत की नजर डालकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे थे और कुर्ता पाजामा बहुत मुचड़ गया था। जाहिर था कि वह सुबह जिस हाल में सोकर उठा था अब तक उसी हाल में था और उसे मुंह हाथ धोने का भी वक्त नहीं मिला था। माँ, जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह, आते ही चारपाई पर फैलते हुए उसने आदेश दिया। बच्चन चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, न उठी और न ही उसने मुंह से कुछ कहा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद बिन्नी ने सिर उठाया और कहा, माँ, रोटी। उद्धरण चिन्ह, रोटी आज नहीं बनी है। वह बोली, मुझे क्या पता था कि लाट साहब आज भी घर आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई, सवेरे की अब खाई है। मैं क्यों रोज रोज बासी रोटी खाती रहूं।
जा किसी तंदूर पर जाकर खा ले। उद्धरण चिन्ह। बिन्नी हंसता हुआ चारपाई से उठ बैठा और माँ के मोड़े के पास चला आया। यहाँ तंदूर है कहाँ जहाँ जाकर खा लूं? वह बोला, मेरे हिस्से की जो बासी रोटी रखी थी वह तूने क्यों खाई? निकाल मेरी बासी रोटी। उद्धरण चिन्ह। और वह माँ का घुटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी। उद्धरण चिन्ह। बच्चन ने आरंभ किया मीठी झिकी के रूप में, पर वाक्य समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गईं। नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखी। वह उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डिब्बे के रखी होगी, जरूर रखी होगी। बच्चन ने उसकी नजर बचाकर आंखें पोंछ ली। बिन्नी रोटी वाला डिब्बा लिए उसके सामने आ बैठा। डिब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी थी। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। यह तो ताज़ा रोटी है। वह टुकड़ा मुंह में ठूंसे हुए बोला, बासी रोटी खाने को माजो है। कहकर बच्चन उठ खड़ी हुई। उसने पानी का गिलास भरकर उसके पास रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, थोड़ा और। उद्धरण चिन्ह। बच्चन ने गिलास उठा लिया और सुराही से उसमें पानी डालती हुई बोली, लाली का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के बारे में जरा भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बच्चन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे हाथे में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों से आने को हो रहा था, पर वह किसी तरह चेहरा सख्त किए अपने को रोके रही। थोड़ी देर में बिन्नी जूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर से आ गया। कहाँ है कार्ड? उसने पूछा। कहीं नहीं है, बच्चन ने रुंधे स्वर में कहा और करवट बदल ली। अब बता भी देना, जल्दी से सब समाचार पढ़ दूं। उद्धरण चिन्ह। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाने हैं। उद्धरण चिन्ह। पढ़वाने क्यों नहीं हैं? मैं अभी सब सुनाता हूँ। कहकर बिन्नी अंदर चला गया और कार्ड ढूंढ कर ले आया। साथ लालटेन भी उठा लाया। आधे मिनट में उसने सरसरी नजर से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। बच्चन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहली 1.5 पंक्ति पढ़ी और फिर उसे सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। कुसुम की तबीयत अब ठीक है और उसका रंग भी लाली पर आ रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला मकान हवादार नहीं था और बच्चों को वहां से स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे दादी माँ को बहुत याद करते हैं। उसे गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसलिए हो सके तो दिवाली के दिनों में आकर मिल जाए। इसे बाद सबकी नमस्ते है, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। यह नहीं लिखा कि किस डॉक्टर का इलाज कर रहा है। तू जैसे वहां के सब डॉक्टरों को जानती है। बिन्नी ने बात अनायास कह दी थी, पर बच्चन का मन छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहां चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? मेरी रोटी। बच्चन ने वितृष्णा से उसे देखा, जिसका मतलब था कि तेरी रोटी क्या उसकी जान से ज्यादा प्यारी है? तू कौन घर की रोटी पर रहता है? मुंह से उसने इतना ही कहा। भैया का ब्लड प्रेशर कोई नई बीमारी तो है नहीं? बिन्नी फिर कहने लगा। तू ये बातें रहने दे, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बच्चन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। कुछ क्षण दोनों खामोश रहे। फिर बिन्नी अच्छा कहकर उसके पास से उठ गया। अगले दिन सुबह वह अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहकर घर से चला गया और दोपहर तक लौटकर नहीं आया। बच्चन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर भी उसने किसी तरह खाना बनाया और घर के सब छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की 4-5 कमीजें लकर उनके टूटे बटन भी लगा दिए। फिर अपनी दरी और कपड़े एक जगह एक थे कर लिए। यह तय नहीं था कि वह उस दिन वहां से आ पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चित कुछ बताकर नहीं गया था। संभव था कि वह रात तक घर आए ही नहीं। रात को भी उसके आने का भरोसा नहीं था। यह भी डर था कि बिन्नी के पास किराए लायक पैसे शायद हों ही नहीं। उस दिन महीने की 19 तारीख थी और 19 तारीख को बिन्नी के पास पैसे कब रहते थे? उस हालत में उसे 3-4 तारीख तक जाना टालना पड़ेगा। वह यह भी नहीं जानती थी कि दिवाली इस बार किस तारीख को पड़ेगी। वह सोचने लगी कि इस बीच लाली की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी, जो उसने चिट्ठी में लिखा है। नहीं, वह चिट्ठी में कभी न लिखत। ऐसे में वह 15-20 दिन वहां से न जा सकी तो तभी बिन्नी आ गया। उसके साथ उसका लंबे बालों वाला दोस्त शशि भी था, जिसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी।
वह उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था। हमेशा की तरह वे गली से ऊंची आवाज में बात करते हुए आए। मैं तेरा टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को साथ लिया और वहीं से टिकट भी ले लिया। पर तू तो अभी तैयार ही नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। तैयार क्या होती, तू मुझसे कह कर गया था। जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, गाड़ी में 2 घंटे हैं। तेरे लिए नकद 20 खर्च करके आया हूँ, वे भी उधार के। उद्धरण चिन्ह। बच्चन को बुरा लगा कि वह बाहर के आदमी के सामने ऐसी बात क्यों कह रहा है। क्या वह नहीं जानती थी कि टिकट के लिए उसे रुपये उधार लेने पड़े होंगे। वह चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वह उससे कह देता तो वह 12-14 दिन बाद चली जाती। वह कुछ न कहकर अपने कपड़े दरी में लपेटने लगी। हट माँ, मुझे बिस्तर बांधना आता भी है। बिन्नी आगे बढ़ आया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी और कहीं से बिस्तर को मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं अभी 1 मिनट में बांध देता हूँ। ऐसा बिस्तर बंधेगा कि वहां पहुंचकर भी तेरा खोलने को जी नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। तू रोटी खा ले, मैं बिस्तर बांध लेती हूँ। बच्चन की आंखें भर आईं। रोटी खाने वाला आदमी मैं साथ लाया हूँ। वह माँ के लपेटे कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला, यह इसीलिए आया है कि तू चली जाएगी तो तेरे हाथ की दाल फिर इसे कहाँ मिलेगी। बच्चन की गीली आंखों में हल्की मुस्कुराहट भर गई। इसे भी खिला दे, वह बोली, मैं अभी 2 फुलके और बना देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। और बनाने की जरूरत नहीं, जो बने हैं वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूं, फिर जो बचे वे इसे दे देना। उद्धरण चिन्ह। कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बिस्तर बांधता रहा। वह उन दोनों के लिए रोटी डालकर ले आई। तैयार। बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाना खाने में जुट गया। माँ, अपने लिए रोटी रख लेना और जितनी बचे वह सब हमें ला देना। शशि दाल सुटकता हुआ बोला। वे दोनों खा चुके तो बच्चन ने जल्दी से बर्तन समेट लिए। अब माँ, तू भी जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पोंछते हुए कहा। मैंने खा ली है। कब खा ली है। बिन्नी ने पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले। उद्धरण चिन्ह। झूठी। उद्धरण चिन्ह। सच, मैंने खा ली है। आगे तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती। उद्धरण चिन्ह। आज खा ली है। घर से जाना था ना। तुम दोनों तो भूखे नहीं रहे, 1/4 भूखे रह गए। शशि ने डकार लेकर तौलिए से मुंह पोंछा और उसे खूंटी पर टांगकर हंसने लगा। स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वे दोनों प्लेटफॉर्म पर टहलते रहे। रात को भी उसने ठीक से नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। वह जानती थी कि बिन्नी को पता है उसने कुछ नहीं खाया, इसीलिए उसके मना करने पर भी आधा दर्जन केले ला कर रख गया था। वह एक बार कह चुकी थी कि उसे भूख नहीं है, इसलिए केले वैसे ही रखे थे। बिन्नी हट से कहता तो वह खा लेती, मगर बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए थे। शायद अब भी उनमें बहस चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस क्यों करते हैं। हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है, जैसे सारी दुनिया के झगड़े इन्हीं को निपटाने हों। फटे हाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे और बातें जैसे दुनिया की दौलत के यही मालिक हों और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सिर पर आ पड़ी हो। वे दोनों प्लेटफॉर्म के उस सिरे तक होकर वापस आ रहे थे। वह उनके चेहरे देख रही थी। माथे पर सलवटें डाले वे हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहे थे, फिर भी वे बच्चे से दिखते थे। उस समय शायद वे यह भी भूल गए थे कि वे उसे गाड़ी पर छोड़ने आए हैं। सहसा गार्ड की सीटी सुनकर वे उसके डिब्बे के पास आ गए, मगर वहां आकर भी उनकी बहस चलती रही। करघे का काम रुक जाएगा तो कितने आदमी बेकार हो जाएंगे, इसलिए इच्छा यही है कि मालिकों से बात चलती रहे और कामगार काम जारी रखें। बच्चन सोचने लगी कि ये लोग कभी अपने काम के बारे में बात क्यों नहीं करते, अपनी बेकारी की चिंता इन्हें क्यों नहीं सताती। गाड़ी चलने लगी तो बिन्नी को जैसे उसके पास होने का होश हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, अच्छा माँ। उद्धरण चिन्ह। बच्चन के होंठों पर रूखी सीमा सकराहट आ गई। उसने बारी बारी से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। तू कब लौट कर आएगी, जब भी तू बुलाएगा। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। वह देर तक खिड़की से सिर निकालकर उन्हें देखती रही। दोनों हाथ में हाथ डाल गेट की तरफ जा रहे थे। उनकी बहस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। उसने लाली के कमरे के बाहर रुककर पूछा। लाली से सवाल पूछने में उसका स्वर थोड़ा द बजाता था।
वह बेटा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि वह अपने को उससे छोटी महसूस करने लगी थी। आजा माँ, लाली ने कागजों से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी उसकी आज भी नहीं आई। न जाने इस लड़के को क्या हो गया है। उद्धरण चिन्ह। तू काम कर, मैं जा रही हूँ, वह बोली, सिर्फ चिट्ठी का ही पूछने आई थी। उद्धरण चिन्ह। वह बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वह आधी आधी रात तक बैठकर दूसरे दिन का केस तैयार करता है। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित नहीं रहता। इधर 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से कहीं बढ़ गई थी। नए घर में आ जाने से जगह का तो आराम हो गया था, मगर कचहरी पर हले से भी दूर हो गई थी। लाली की व्यस्तता के कारण कई बार वह सारा सारा दिन उससे बात नहीं कर पाती थी। रात को वह बैठक से उठकर आता तो सीधा अपने सोने के कमरे में चला जाता। दिन भर की थकान के बाद वह उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वह कुसुम से पूछ लेती कि रात को उसकी तबीयत कैसी रही है। कुसुम संक्षेप में उसे बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन डाल दिया कर, वह कुसुम से कहती। मैं कई बार कहती हूँ, पर ये डलवाते ही नहीं। कुसुम जैसे रटा रटाया उत्तर दे देती। मुझे बुला लिया कर, मैं आकर डाल दिया करूंगी। उद्धरण चिन्ह। डालने को नौकर है, पर ये डलवाते ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह जानती थी कि सिर में बादाम रोगन डलवाने के लिए लाली को किस तरह राजी किया जा सकता है। मगर कुसुम अपने को लाली की ज्यादा अंतर समझती थी और उसके सुझावों से सहमति प्रकट करती हुई भी करती वही थी जो उसके अपने मन में होता था। कुसुम जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उससे बच्चन को लगता था कि वह उस घर में केवल मेहमान है। दिन भर उसके करने के लिए वहां कोई काम नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था, ऊपर का काम करने के लिए दूसर। उनके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। बच्चन जब भी कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम झट उसे मना कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या जरूरत है। यही बात लाली भी कह देता था, माँ तू काम करेगी तो घर में दो दो नौकर किस लिए हैं। बच्चन सोचती कि काम करने के लिए नौकर हैं और देखभाल के लिए कुसुम है, फिर घर में उसका होना किस लिए है। सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह क्या करे। 15 दिन पहले जब वह आई ही थी तो बच्चे उसे घेरे रहते थे। उन्हें दादी माँ से हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उनके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई थी। उनकी अपनी छोटी छोटी व्यस्तताएं थीं, जिनमें उनका समय बंटा हुआ था। अब भी कभी कभी कुमुम जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में एक तरफ खामोश खेलती रहती थी। उसे शायद दादी माँ इसलिए अच्छी लगती थी कि उसकी माँ दोनों भाइयों को ज्यादा प्यार करती थी। बच्चन कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। वहां अंधेरे घर में इस वक्त वह अकेला सोया होगा। रोटी का जाने उसने क्या प्रबंध किया है। उसने चलते वक्त उससे पूछा भी नहीं कि वह पीछे कैसे रहेगा, कहाँ से रोटी खाएगा। उसके पास रहते वह तन बदन की होश भूला रहता था, अब जाने उसकी क्या हालत होगी। चिट्ठी लिख देता तो कुछ तो तसल्ली हो जाती, मगर उसे चिट्ठी लिखने की याद भी आएगी। कमरे की खिड़की खुली थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। खिड़की से दिखाई देते उन नक्षत्रों की स्थितियों से वह परिचित थी। उन्हीं नक्षत्रों को वह बंबई की उस मनहूस बस्ती के ऊपर भी झिलमिलाते देखा करती थी। यहाँ से वे उसे तिरछे कोण से दिखाई देते थे, वहां वह अहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटी हुई वह बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा करती थी कि आवाजें पास आती और दूर चली जाती थी। फिर दूर से फटे गले की बेहुदा आवाज सुनाई देने लगती थी, ओ डैडाई है डिम्बजो फेंजल। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज से वह कितनी नफरत करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आस पास से कोई आवाज नहीं आती थी। 9 साढ़े 9 बजे बच्चों के सो जाने के बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती थी। सिर्फ रंगीलाल के बर्तन मलने या चौका धोने की ही आवाज सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली कि किसी तरह नींद आ जा। नींद न आना रोज की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी और कहाँ अब वह 11, 12 और 1 के घंटे गिनती रहती थी। जाने क्यों वह सोचती और करवटें बदलती रहती। रात को वह देर से सोई, मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका दिल रात से ज्यादा अस्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसी ही रात। उस लंबे खालीपन की कल्पना से एक बड़ा शून्य उसके अंतर को घेर था। आकाश में चिड़ियों के झुंड उड़े जा रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बैठती ले जानी थी।
बम्बई में सुबह जब वह कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चा यकी मांग करने लगता था। इससे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे बहुत उलझन होती थी, मगर वह चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। लेकिन आज उसे इस बात की उलझन हो रही थी कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरी विद्या, पूरा समय उसके पास था, तो आसन पर बैठने से ही वह क्यों जी चुराती थी। कुछ देर बरामदे में खड़ी होकर वह सूर्योदय के सुनहले रंग को देखती रही। क्षितिज के एक कोने से दूसरे का ने तक झिलमिलाती नई धूप धीरे धीरे निखार पर आ रही थी। लगता था जैसे मिट्टी में बंद उजाला फूटकर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। धूप की बढ़ती झलक से हर क्षण ऐसा ही आभास होता था। उसने बरामदे से उतरकर जा के लिए कुछ गेंदे के फूल चुन लिए और रसोई घर में चली गई। रंगी स्टोव से केतली उतारकर चायदानी में पानी डाल रहा था। उसने अपने आंचल के फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा, तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दे, मैं ले जाती हूँ, और वह ट्रे लिए हुए लाली के कमरे की तरफ चल दी। माँ जी आप रहने दीजिए, साहब मुझ पर नाराज होंगे, रंगी ने पीछे से संकोच के साथ कहा। इसमें उसके नाराज होने की क्या बात है, मैं तेरे कहने से थोड़े ही ले जा रही हूँ। और वह थोड़ा खांसकर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओकर बिस्तर में बैठा था। कुसुम अभी सो रही थी। लाली के हाथ में कुछ कागज थे जिन वह ध्यान से पढ़ रहा था। उसने यह नहीं देखा कि चाय लेकर माँ आई है। बच्चन ने ट्रे मेज पर रख प्याली में चाय बनाई और उसके पास ले गई। लाली ने जब चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने आश्चर्य से देखा कि प्याली लिए माँ खड़ी है। माँ तू, उसने आश्चर्य के साथ कहा। बच्चन ने प्याली उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार ठीक से देखा कि लाली के बाल कनपटियों के पास से कितने सफेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे हैं, उसने पूछा। नारायण दूध लाने गया है, वह बोली। रंगी रसोई घर में है। उद्धरण चिन्ह, तो उससे नहीं आया जाता था। तू सुबह सुबह उठकर चाय लाए। वाह, इससे अच्छा है मैं आप ही बनाकर पी लूं। उद्धरण चिन्ह, तू जरूर बनाकर पी लेगा, जिसे यह नहीं पता कि दूध कौन सा है और चीनी कौन सी है। उद्धरण चिन्ह, वह थोड़ा हंस दी। तभी कुसुम करवट बदलकर उठ बैठी। माँ जी आप, उसने भी आंखें मलते हुए उसी आश्चर्य के साथ कहा। फिर झट से कंबल उतारकर वह बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह, कुसुम दूसरी प्याली में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बच्चन की तरफ बढ़ा दी। मैं अभी नहाई नहीं, अभी से चाय पी लूं। पी भी ले माँ, लाली बोला, कभी तो अपना धर्म कर्म छोड़ दिया कर। उद्धरण चिन्ह, नहीं मैं ऐसे नहीं पीती, तुम लोग पियो। कुसुम प्याली लेक रा अपने बिस्तर पर चली गई। बच्चन लाली के पैताने बैठ गई। लाली और कुसुम खामोश चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज व्यवस्थित थी। अंगीठी पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था जिस पर कुसुम ने सफेद डोरे से कढ़ाई की थी। वहीं एक तरफ अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बस्ट रखा था और दूसरी तरफ हाथी दांत की हंसों की जोड़ी। संदूकों पर गद्दे बिछाकर उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया था। कोने में कुसुम की सिलाई की मशीन पड़ी थी, और वहां पास ही लाली की अधसिली कमीज के टुकड़े बंधे रखे थे। मेज पर छोटे से शेल्फ में लाली की कुछ किताबें पड़ी थीं और वहां पास ही एक टेबल लैंप रखा था। दो कमरों के बीच के पर्दे पर भी कुसुम ने अपने हाथ सा कढ़ाई कर रखी थी। उधर से करवटें बदलने की आवाजें आ रही थीं। बच्चों की भी नींद खुल गई थी। लाली ने चाय पीकर प्याली मेज पर रख दी। कुसुम एक खास नजर से उसकी तरफ देख रही थी। बच्चन वहां से उठ खड़ी हुई। बस चल दी माँ, कहते कहते लाली ने कागज उठा लिए। हाँ तू अपना काम कर, मैं जाकर नहा धो लूं। उद्धरण चिन्ह, कोई खास बात तो नहीं थी। नहीं, बात कुछ नहीं थी। नौकर चाय ला रहा था, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह, ला ली की आंखें कागजों पर झुक गईं। कुसुम चाय के हल्के घूंट भर रही थी। बच्चन चलने के लिए तैयार होकर भी खड़ी रही। एक बात सोचती थी, वह कहने लगी। लाली ने कागज फिर रख दिए। हाँ हाँ बताना। उद्धरण चिन्ह, इतने दिन हो गए बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। उद्धरण चिन्ह, मैं अब उससे कोई गिला नहीं करता। लाली कुछ चिढ़े हुए स्वर में बोला, गफलत की भी एक हद होती है। इस लड़के का घर वालों से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह, बच्चन चुप रही। यहाँ रहकर बी ए कर लेता तो कुछ बना जाता, मगर हर बात में चलना तो उसे अपनी ही मर्जी से है। अब साहब जिंदगी भर यहाँ वहाँ रहेंगे और आवारागर्दी किया करेंगे। उद्धरण चिन्ह,
बच्चन की आंखें भर आईं। उसने कोशिश की कि आंसू आंखों में ही सूख जाएं, पर यह नहीं हुआ तो उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली। यह लड़का न जाने कब अपना होश रखना सीखेगा। अपने शरीर की भी तो फिक्र नहीं करता। वहां रहकर मैं ही जो थोड़ा बहुत देख लेती थी, सो देख लेती थी। कभी कभी सोचती हूँ कि वहां उसके पास ही रहूं तो ठीक है। और वह निर्णय सुनाने के भाव से लाली की तरफ देखने लगी। लाली गंभीर हो गया। बोला, कुछ नहीं, मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता। बच्चन के स्वर में थोड़ी याचना भी आ गई। माँ जी का यहाँ दिल नहीं लगता, कुसुम ने प्याली रखते हुए कहा। पल भर लाली की आंखें उससे मिली रहीं। अभी तो माँ तू आई ही है। वह बोला, 15 दिन बाद दिवाली है। उद्धरण चिन्ह। मेरा बच्चों को छोकर जाने को मन करता है। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। वह फिर से चलने के लिए तैयार होकर बोली, पता नहीं रोटी भी ठीक से खाता है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुसुम उठकर रंगी को आवाज देती हुई बाहर चली गई। तू जाना ही चाहती है तो बात दूसरी है। लाली के चेहरे पर कुछ उकताहट सी आ गई। नहीं, जाने की बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। वह बाहर की तरफ देखने लगी कि फिर से आंसू न टपकने लगे। जाने को मन हो रहा है, चली जा। नहीं, खामखा यहाँ चिंता से परेशान रहेगी। उद्धरण चिन्ह। बच्चन कुछ पल खामोश रही। लाली अपनी उंगलियां मसलता रहा। किस गाड़ी से चली जाऊं? उद्धरण चिन्ह। रात की गाड़ी ठीक रहती है, उसमें भीड़ कम होती है। उद्धरण चिन्ह। तेरी तबीयत की मुझे फिक्र रहेगी। उद्धरण चिन्ह। मेरी तबीयत अब ठीक ही है। तू चिट्ठी लिखता रहेगा ना? हाँ, मैं नहीं लिख सकूंगा तो कुसुम लिख देगी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। रात को गाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई। जनाने डिब्बे में उसके अलावा 2 ही और सवारियां थीं। कुसुम नारायण को साथ लेकर उसे छूने आई थी। लाली मुवक्की लों की वजह से नहीं आ पाया था। गाड़ी के चलने तक कुसुम उसके पास बैठकर उससे बातें करती रही। कहती रही कि दादी के पीछे बच्चे उदास हो जाएंगे, 3-4 दिन घर सूना सूना लगेगा, और कि वह रास्ते के लिए खाना बनवाकर साथ ले जाती तो अच्छा था। गाड़ी ने सीटी दी तो कुसुम प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जाते ही चिट्ठी लिखिएगा, उसने कहा। तुम लाली की तबीयत का पता देती रहना, बच्चन ने कहा। सहसा उसे लाली के सफेद बालों का ध्यान हो आया। रात को उसे देर देर तक मत पने देना और उससे कहना कि दूसरे तीसरे दिन सिर में बादाम रोगन जरूर डलवा लिया करे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम ने सिर हिला दिया। गाड़ी चलने लगी तो उसने हाथ जोड़ दिए। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया तो बच्चन आकाश की तरफ देखने लगी। उसके मन में फिर एक शून्य सा भरने लगा। आकाश में वही नक्षत्र चमक रहे थे। बच्चन स्थिर नजर से उन्हें देखती रही। वह जहां जा रही थी उस घर का नक्शा धीरे धीरे उस की आंखों के सामने उभरने लगा। नीची छत वाला टूटा फूटा कमरा, मादा सुअर और उसके बच्चों की हूंफ हूंफ और कुएं की तरफ से आती मोटी भद्दी फा आवाज, ओ डैड आई है ड्विनलो फेंजल। अंधेरा, एकांत, बिन्नी, शशि और उसके दोस्त। भैंसे और दाल रोटी के लिए उन लोगों की छीना झपटी। उसकी आंखें भर आईं। आकाश में चमकते नक्षत्र धुंधले पड़ गए। आंखें पोंछ ली। नक्षत्र फिर चमकने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।